ionization energy is the minimum amount of energy which is required to remove electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. In this video, we will study ionization energy. Ionization energy is the minimum amount of energy required to remove electron from outermost shell of an isolated gaseous एटम. अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितना एनर्जी उसको देना पड़ता है उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो आयनाइजेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट shell of an isolated gaseous atom. This is ionization energy. तो अगर मान लीजिए एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी 1. इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी 1 यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1. पहले इलेक्ट्रॉन निकाला, रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2 + 2. तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन. थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो अब उस पर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर +3 चार्ज आ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी 3. तो दिस इज रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन. तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर एक जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, उतना ही मुश्किल हो जाएगा. डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. सो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा अमाउंट लगेगा, किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगा? फॉर एनी एटम. तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा it becomes difficult to remove इलेक्ट्रॉन. इसीलिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है. I hope this is clear, because it is difficult to remove electron from positive charge particle. I hope this is clear. So ionization energy is ionization process is endothermic. Here energy is required. Here energy is required. Delta H is positive. I hope this is clear. Next is factors affecting
Ionization energy, factors affecting ionization energy. Ionization energy is inversely proportional to atomic size. जैसे जैसे साइज छोटी होगी वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो लिथियम की साइज बेरिलियम से ज़्यादा होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज़्यादा होगी लिथियम से. या Na प्लस और Na+2 साइज गिरती, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होती जाएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड and fulfilled orbital. नोबल गैस में P6 octet is complete. तो they are most stable. क्योंकि they are most stable, so their ionization energy will decrease. तो stability half fill और full fill से, half fill and full fill की वजह से their ionization energy increases. तो stability बढ़ेगी तो ionization energy increase करेगा. तो stability बढ़ेगी तो ionization energy increase करेगा. तो in a period left to right मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होता है नोबल गैस का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है. बिकॉज दे आर मोस्ट स्टेबल. और दूसरा है अगर P3 है which is half filled और P4 है which is not half filled. So half filled है तो more stable है और ये less stable है. तो आयनाइजेशन एनर्जी P3 की ज़्यादा होगी P4 से. इसमें do not check size. उसी तरह से S2 ज़्यादा स्टेबल होगा P1 से. यहाँ पे भी डू नॉट चेक साइज. S2 is more stable than P1. So ionization stability, more stable, less stable. तो आयनाइजेशन एनर्जी S2 की ज़्यादा होगी P1 से और P3 की ज़्यादा होगी P4 से और P6 की मैक्सिमम होगी. तो अब इसको देखते हुए हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में देखेंगे. सो साइज के हिसाब से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. तो ये ऑर्डर हो गया साइज का. तो साइज के ऑर्डर से अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन इसमें
ये 2s1 है, ये 2s2 है, ये 2s2 2p1 है, ये 2p2 है, ये 2p3 है, ये 2p4 है और ये 2p5 है। जैसा हमने बोला था कि s2 इज ग्रेटर देन p1 एंड p3 इज ग्रेटर देन p4। तो सबसे पहले हमें यही ऑर्डर देखना है, s2 इज ग्रेटर देन p1 एंड p3 इज ग्रेटर देन p4। तो पहले साइज के हिसाब से हम लिख दें। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम एंड देन लिथियम। लेकिन इसमें बेरिलियम और बोरोन और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में चेंज आएगा। यहाँ पर बोरोन हो जाएगा और यहाँ पर बेरिलियम, क्योंकि ये S2 है और ये P1। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन पहले, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का। इसमें P4 है और P3 है, P4 और P3। ये ऑर्डर रहेगा S2 एंड P1 एंड P3 एंड P4। तो ये रहेगा। तो S2 इसका मतलब है, इसको याद भी रख सकते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब सेकंड ए फैमिली, यानी सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप का आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन फैमिली यानी कि 13 ग्रुप से ज़्यादा होगा। साइज का ऑर्डर तो जैसा होता है वैसे ही होता है। और नाइट्रोजन फैमिली का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन फैमिली से ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन फैमिली से ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी। तो और मैक्सिमम होता है नोबल गैस का। तो ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा नियॉन, फिर लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम। तो यहाँ पर चेंज हुआ, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे भी चेंज हुआ, उसके बाद फ्लोरीन। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। फिर ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही करेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही करेगा। अप टू डाउन आयनाइजेशन साइज increases, so ionization energy increases। तो इसमें ये हो जाएगा कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा ही, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये साइज रहेगा ऊपर से नीचे। तो आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो यही रहेगा। तो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, राइट दी ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्सीजन, सल्फर, nitrogen, phosphorus। So we know that oxygen and nitrogen belongs to second period and phosphorus and sulfur belongs to third period। अब नाइट्रोजन ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से और फॉस्फोरस ज़्यादा होगा नाइट्रोजन से, बिकॉज फॉस्फोरस ज़्यादा होगा सल्फर से। और ऊपर से नीचे साइज बढ़ती है, तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर। ये ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर।
I hope this is clear. अगर सोडियम प्लस 2, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा. अगर नेगेटिव O-F-2 और O-3, तो आयनाइजेशन एनर्जी का जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा. ये रहेगा. जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा. अगर फॉस्फोरस एंड सल्फर का, क्योंकि ये P3 है ये P4 है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा. अगर मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम है S2 और ये है P1, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू डिटरमाइन ग्रुप नंबर बाय आयनाइजेशन एनर्जी. सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा. और जैसे ही शेल ख़त्म हो जाएगा वैसे ही एक ह्यूज गैप दिखेगा आयनाइजेशन एनर्जी में. तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 का मतलब है रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. आयनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब है रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन. और आयनाइजेशन एनर्जी 3 का मतलब एंड सो ऑन इज रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन. तो जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी 1, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और रिमूव होते जाएंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा. और जैसे ही शेल ख़त्म हो जाएगा, सो व्हेन huge gap in ionization energy is observed, that means shell is finished. इसका मतलब है शेल फिनिश हो गया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का 28212, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है. आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं. सो अगर आयनाइजेशन एनर्जी 1 मान लो 40 EV हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज 80 EV. अब जैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी 3 होगा तो एक ह्यूज गैप दिखेगा 800 EV. मतलब एक ह्यूज गैप बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी 2 and आयनाइजेशन एनर्जी 3 is observed. That means shell is finished. After 2 electrons, shell will finished. After removing 2 electrons, shell will be finished. After removing of 2 electrons, shell will be finished. So अगर इसी के लिए एक एग्जाम्पल करें, suppose you have to determine the group number. That ionization energy 1 is 25 EV, ionization energy 2 is 45 EV, ionization energy 3 is 75 EV, ionization energy 4 is 90 EV, and ionization energy 5 is 10,000 EV.
So we can see that huge gap is observed after 4 electron, 4 ionization, 4. तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, कार्बन फैमिली में। इसका मतलब है ये कार्बन फैमिली है, इसका मतलब ये 14 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 14। आई होप दिस इज क्लियर। सो आयनाइजेशन एनर्जी, हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है, P3 की आयनाइजेशन एनर्जी P4 से ज़्यादा होती है, और S2 की आयनाइजेशन एनर्जी S1 से ज़्यादा होती है, S2 की ज़्यादा होती है P1 से। बाकी लेफ़्ट टू राइट जैसे साइज छोटा होगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे के क्वेश्चंस, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।